हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जेडबल मेंस 2026 जनवरी अटेम्प्ट की एग्जाम्स चालू हैं। मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूं शिफ्ट टू 21 ऑफ जनवरी 2026 को जो एग्जाम हुआ था उसके कुछ क्वेश्चंस। तो आइए देखते हैं। चलिए भैया, क्वेश्चन आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का क्वेश्चन है और क्वेश्चन कह रहा है कि एक आपका मैंगनीज का पानी के साथ में बनाया हुआ कॉम्प्लेक्स है और एक क्रोमियम का पानी के साथ में बनाया हुआ कॉम्प्लेक्स है, और बोल रहा है कि मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स मैंगनीज वाला होगा। चलिए भैया देखते हैं। MnH2O होल 6 +2 एंड क्रोमियम हेक्सा एक्वा क्रोमियम +2, ये कॉम्प्लेक्स है। दोनों में ज्यादा स्टेबल मैंगनीज वाला है। क्या सही है गलत है? बेसिकली स्टेबिलिटी देखी जाती है तो वो देखी जाती है जो आपका लिगेंड जुड़ा हुआ है उसकी स्ट्रेंथ से। अब यहां पर तो दोनों में ही पानी पानी जुड़ा हुआ है, तो वो पानी पानी का खेल जो है वो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि पानी दोनों को स्टेबिलिटी सेम देगा। भैया लिगेंड सेम हो गए, तो लिगेंड से आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है कौन सा कम स्टेबल है। फिर दूसरा फैक्टर देखा जाता है, अगर आपको स्टेबिलिटी देखनी है तो पॉजिटिव चार्ज, या जो आपका मेटल है उसके ऊपर प्लस चार्ज कितना है। तो प्लस चार्ज देखेंगे तब भी मैंगनीज के ऊपर +2 चार्ज है और क्रोमियम के ऊपर भी +2 चार्ज है। तो चार्ज वाले फैक्टर से भी आप स्टेबिलिटी डिसाइड नहीं कर सकते। चलिए, तो अब क्या करें? तो एक काम करिए भैया, अब यहां पर मैंगनीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालिए। तो मैंगनीज क्योंकि यहां पर Mn+2 स्टेट के अंदर है, तो ये हो जाएगा आपका आर्गॉन 3d5। अब क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है और यहां पर लिगेंड भी है और वो भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का, तो जो आपका d ऑर्बिटल होगा उसकी स्प्लिटिंग हो जाएगी। d ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग हो जाएगा Eg ऑर्बिटल और T2g ऑर्बिटल में, है ना? यही तो होगा भैया। और ये आपका Eg हो गया, ये आपका T2g हो गया। 3d5 5 इलेक्ट्रॉन है, भरने कैसे हैं भैया? क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है तो डेल्टा O और पेयरिंग में पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होगी। पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे जाएंगे 1 2 3 4 5। अगर डेल्टा O ज्यादा होता तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन नीचे भरे जाते। यही तो कंसेप्ट है। आगे आ जाइए। अरे भाई, आप ये देखना तो भूल गए, 3d5 है। 3d5 यानी हाफ फील्ड। और केमिस्ट्री में कहा गया है, किताबों में केमिस्ट्री के बड़े बूढ़े कह गए कि भैया हाफ फील्ड आ जाए या फुल फील्ड आ जाए तो ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होता है, स्थायी होता है। तो ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा भैया। अब बात आ रही है क्रोमियम की, तो क्रोमियम +2 है, तो ये हो जाएगा आपका आर्गॉन और 3d4 हो जाएगा भैया क्रोमियम +2। अभी किसी बच्चे को अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता है तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में नहीं आएगा। अगेन वीक फील्ड लिगेंड है, डेल्टा O और P में P ज्यादा होगा, Eg में इलेक्ट्रॉन और T2j में इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 1 2 3। पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है तो पेयरिंग नहीं कराएंगे, इलेक्ट्रॉन को ऊपर भेज देंगे। भेज दिया इलेक्ट्रॉन को ऊपर। ओके भैया। अरे भाई 3d4 है, स्टेबल नहीं है, नॉट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल नहीं है, तो ये क्रोमियम अपने आप को स्टेबल बनाना चाहेगा। क्रोमियम क्या चाहेगा कि मैं जल्दी से अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दूं, यानी खुद का क्या कर दूं, ऑक्सीडेशन कर दूं। क्योंकि जैसे ही वो +2 से Cr+3 में आएगा तो यहां पर आपका 3d4 था और ये आपका 3d3 हो जाएगा, और 3d3 जैसे ही हुआ तो T2g के अंदर आपका बन जाएगा T2g3, यानी ये हो जाएगा हाफ फील्ड। और जब ये हाफ फील्ड होगा तो भैया ये स्टेबल होगा, है ना? तो बेसिकली अभी हाफ फील्ड कौन सा है? मैंगनीज। तो मैंगनीज वाला कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगा। तो क्या ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट सही है? यस, बिल्कुल सही है। ठीक है भाई।
अब बात आती है सेकंड स्टेटमेंट की। चलिए सेकंड स्टेटमेंट को समझने का प्रयास करते हैं। ओके बच्चों, चलिए देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है। सेकंड स्टेटमेंट आपका मैग्नेटिक मोमेंट, अच्छा K3FeCN6। तो भाई ये आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, यहां पर +3 है और +3 में होगा तो आयरन को बोलेंगे फेरिक। वहां पर देखो भैया K4FeCN6 है तो आयरन आपका भैया +2 है तो कहा जाएगा फेरस। तो ये होगा पोटेशियम फेरिक्स फेरिसाइनाइड और वो होगा पोटेशियम फेरोसाइनाइड। चलिए इसके अंदर देख लेते हैं। सबसे पहले अगर आयरन +3 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आर्गॉन 3d5। दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फेरिक आयन। नाउ साइनाइड कैसा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो स्प्लिटिंग डी ऑर्बिटल की ज्यादा करेगा। स्प्लिटिंग डी ऑर्बिटल की ज्यादा करेगा तो भैया ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि डेल्टा O का वैल्यू ज्यादा और पेयरिंग का कम। तो 5 इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना है तो 1 2 3 4 5 ऊपर नहीं भेजना है क्योंकि ऊपर जाने के लिए लगने वाली एनर्जी ज्यादा है, जबकि इसमें उल्टा था, उसमें पेयरिंग एनर्जी ज्यादा थी, ऊपर जाने के लिए एनर्जी कम लगेगी क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है। तो भैया यहां पर अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने रहे? n = 1 तो μ = आपका 1.73 बोर मैग्नेटॉन आ जाएगा भैया। कौन से वाले फॉर्मूले से? μ = √n n+2bm, है ना, इस फॉर्मूले से। अब बात आती है फेरिक आयन की, तो फेरस आयन की देख लेते हैं। फेरस आयन क्या होगा? इट इज योर आर्गॉन 3d6। आर्गॉन 3d6 अगेन साइनाइड है। साइनाइड कैसा लिगेंड है भाई? साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है भाई, ज्यादा तोड़ेगा तो डेल्टा O > P। 6 इलेक्ट्रॉन अरेंज करो 1 2 3 4 5 6। अरे बाप रे बाप, एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक भी इलेक्ट्रॉन यहां पर वांडा नहीं है। गुजराती में वांडा उसको बोलते हैं जिसके पास में कोई पेयर नहीं होता। तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन वांडा है और यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन वांडा नहीं है, यानी यहां पर मैग्नेटिक मूवमेंट आपका क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा भैया। ठीक है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट किसका ज्यादा हुआ? फेरी वाले का। किसका कम हुआ? फेरस वाले का। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है भाई। तो स्टेटमेंट 1 और 2 बोथ आर करेक्ट। तो आपका जवाब कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट। ठीक है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से पूछा गया क्वेश्चन है भाई। चलिए आगे आ जाइए। ऑर्गेनिक आ गया भैया, ऑर्गेनिक आ गया। सॉल्वेंट आ गया, सॉल्वेंट 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 से पता चलेगा रे भाई PPS, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ऐसे सॉल्वेंट जो पोलर भी होते हैं और H+ भी डोनेट करते हैं उनको हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बोलते हैं। जैसे आपका पानी हो गया, जैसे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। और मैं आपको बता दूं कि ये फेवर करते हैं कौन सी रिएक्शन को? SN1। और जहां SN1 आ जाए वहां पर कंसेप्ट सिर्फ एक ही आता है, कार्बोकैटायन का। यानी जिसका कार्बोकैटायन स्टेबल उसकी रिएक्शन फास्ट, जिसका कार्बोकैटायन कम स्टेबल उसकी रिएक्शन स्लो। ठीक है, तो अब यहां पर हम देख लेते हैं कि किसका कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल है। चलिए भैया, इतना स्ट्रक्चर तो सबका बेसिक है भाई। कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड तोड़ना है, देखो, क्योंकि KCN के साथ में रिएक्शन करानी है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर्स SN1 रिएक्शन। तो भैया ये कार्बन हैलोजन का बॉन्ड तो तोड़ देना है। तो ये मामला आ गया आपका बेसिक। अब इसी के साथ में अलग अलग ग्रुप जोड़ने हैं। तो देखिए भैया 1 2 3 4 5 सुविधा उपलब्ध है तो काहे उपयोग नहीं करेंगे। अब इधर ध्यान दीजिए, यहां पर आई बात OH की। देखो भाई SN1 का एक ही रूल है, SN1 रिएक्टिविटी
is directly proportional to कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी। जिसका कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल, उसकी SN1 के लिए रिएक्टिविटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहां पर अगर हम OH की बात करें तो अच्छा, स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड करेंगे? तो स्टेबिलिटी का बड़ा सिंपल नियम है, स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। चार्ज कौन सा भैया, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कोई भी चार्ज चलेगा। चार्ज अगर कम होगा स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो SN1 के लिए रिएक्टिविटी भी ज्यादा होगी। देखो अब सुनो, ये OH है, OH पे लोन पेयर होगा, ये अपना लोन पेयर देगा, तो इसके इफेक्ट को हम बोलते हैं +M इफेक्ट। फिर उसके बाद में आपका आ जाएगा NH2 ग्रुप। NH2 ग्रुप अगर है तो इसमें भी लोन पेयर है, ये लोन पेयर देगा तो इसका भी आ जाएगा +M। +M स्टेबिलिटी ऐसी स्टेबिलिटी होती है जिसके लिए कार्बोकैटायन किसी भी हद तक गुजर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। यानी ये दोनों कार्बोकैटायन बहुत अच्छे कार्बोकैटायन हैं, बहुत अच्छे स्टेबल कार्बोकैटायन हैं। लेकिन इनमें भी अगर मैं आपको बता दूं तो भैया +M इफेक्ट किसका ज्यादा होगा? तो अगर आपको +M इफेक्ट का क्रम, उसकी सीरीज याद है तो आपको मालूम होना चाहिए कि NH2 का +M इफेक्ट OH के +M इफेक्ट से ज्यादा होता है। यानी ये अपना, हालांकि दोनों स्टेबल हैं, लेकिन इनमें भी आसानी से लोन पेयर कौन देगा? तो NH2 ग्रुप। ये लोन पेयर देगा लेकिन थोड़ा खींचतान करेगा, ये थोड़ा इजीली लोन पेयर नहीं देगा, ये ज्यादा कंपैरेटिवली अच्छे से लोन पेयर दे देगा। और जहां प्लस चार्ज है, मींस जहां इलेक्ट्रॉन की कमी है, मींस जहां पर पैसे की कमी, आप ऐसा समझो ना, जिसको अगर पैसे की कमी है और उसको पैसा दे दिया जाए तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है भैया। वही तो काम कर रहे हैं। ये प्लस चार्ज है, मींस इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी को लोन पेयर दिया जा रहा है, ये आसानी से दे देगा, ये कम आसानी से देगा, देगा दोनों क्या, लोन पेयर भाई। अब इधर ध्यान दो, तो इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा हुआ? बॉम्बे वाला। फिर कौन सा हुआ? अहमदाबाद हो गया। फिर उसके बाद में देखो NH2, नहीं भाई NO2 ग्रुप। अरे बाप रे, ये NO2 बड़ा खूंखार ग्रुप होता है, ये इलेक्ट्रॉन देता नहीं है, इसका -M इफेक्ट होता है, इसका -I इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। क्योंकि ये दोनों ग्रुप तो लोन पेयर दे रहे हैं तो प्लस चार्ज घटेगा, यहां भी घटेगा, यहां ज्यादा घटेगा क्योंकि ज्यादा अच्छे से दे रहा है। ये तो इलेक्ट्रॉन दे नहीं रहे, जो बेचारा गरीब आदमी है उससे से और पैसे खींच लो, जो बेचारा गरीब आदमी है जिसके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी है उससे और इलेक्ट्रॉन खींच लिए जाए तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा भैया, बढ़ जाएगा। अब इधर आ जाओ NO2 ग्रुप। फिर कहां पर है NO2 ग्रुप? अच्छा, तो NO2 ग्रुप है आपका यहां पर मेटा पोजीशन पर, ये पैरा पोजीशन पर। अब मेटा पर दिक्कत यह है कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग तो है लेकिन सिर्फ -I इफेक्ट अप्लाई होगा। जब ये पैरा पोजीशन पे होगा तो पैरा पोजीशन पे -M से भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, -I से भी खींचेगा। लेकिन जब मेटा पर होगा तो प्लस बढ़ाएगा तो सही, बट ओनली ड्यू टू -I। अगर किसी बच्चे का GOC क्लियर है तभी वो ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है, बाकी किसी की ताकत नहीं है क्वेश्चन सॉल्व कर ले, है ना। बाकी क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन, JEE मेंस, नीट में भी आ सकता है ऐसे क्वेश्चन भैया। अगर कोई बच्चा नीट वाला देख रहा है तो भैया ये सब कर लेना काम काज, नहीं तो हो जाएगा काम धाज। ठीक है भाई, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो अभी स्टेबिलिटी डिसाइड करनी रह गई ना, तो बी सबसे ज्यादा स्टेबल क्योंकि इसमें प्लस चार्ज कम, स्टेबिलिटी ज्यादा। फिर इसमें घट रहा है लेकिन थोड़ा घट रहा है, फिर इसमें बढ़ रहा है लेकिन थोड़ा बढ़ रहा है, इसमें ज्यादा बढ़ रहा है, तो हो जाएगा आपका डी, और फिर उसके बाद में ए। ये हो जाएगा आपका किसका स्टेबिलिटी? कार्बोकैटायन का। और जो आपका कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी होगा वही आपका SN1 के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा। ठीक है भैया, तो जवाब कौन सा आएगा चेक कर लो, BADC, तो 4th। ओके,
चलिए आगे चलते हैं। ऑर्गेनिक की रिएक्शंस हैं। ऑर्गेनिक की रिएक्शन PDBSO4 रिएजेंट से ही मालूम चल जाता है भाई, रिएजेंट से ही मालूम चल जाता है। PDBSO4 रोसेनमूड रिडक्शन रिएक्शन है। रोसेनमूड रिडक्शन रिएक्शन क्या करता है भाई, फिनाइल CHO ग्रुप होगा, फिनाइल कार्बोनिल क्लोराइड होगा, उसको रोसेनमूड फिनाइल CHO बेंजल्डिहाइड बना देगा भाई। रोसेनमूड रिडक्शन, रोसेनमूड रिडक्शन कौन सा आएगा, फोर्थ आ जाएगा भैया, फोर्थ आ जाएगा, फर्स्ट का फोर्थ आ जाएगा। CrO2 and CrO2 Cl2 and CS2 क्रोमाइल क्लोराइड प्लस CS2 इटार्ड रिएक्शन है भाई, इटार्ड रिएक्शन है, इटार्ड रिएक्शन। SnCl2 प्लस HCl स्टीफन रिएक्शन है, और कार्बन मोनोऑक्साइड HCl प्लस AlCl3 गेटरमैन कोच रिएक्शन है। ठीक है भाई, तो ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। फर्स्ट का हो जाएगा फोर्थ, सेकंड का हो जाएगा भैया फर्स्ट, सेकंड का हो जाएगा 1, थर्ड का हो जाएगा भैया, थर्ड का हो जाएगा 2, और 4 का हो जाएगा भैया, 4 का हो जाएगा 3। तो 4 1 4 1 2 3, 4 1 2 3 ऐसा जवाब कहां आता है, थर्ड में आता है। तो यही आपका जवाब होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है भाई, 4 रिएक्शन एक में ही बोल दिया। अब आगे आ जाओ, सिस 2 ब्यूटीन एंड ट्रांस 2 ब्यूटीन। सिस ये होगा भाई, सिस वाला ये, दोनों CH3 पगलेट एक साइड तो सिस कहा जाएगा, और दोनों CH3 अपोजिट साइड तो उसे ट्रांस कहा जाएगा। और इसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को हम बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स दो तरह के होते हैं भैया। स्टीरियो आइसोमरिज्म इज ऑफ 2 टाइप, स्टीरियो आइसोमर GI प्लस OI, ज्योमेट्रिकल आइसोमर प्लस ऑप्टिकल आइसोमर इज योर स्टीरियो आइसोमर। तो फर्स्ट का भैया आपका क्या हो जाएगा, स्टीरियो आइसोमर, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं दे रखा है। डाइथाइल ईथर एंड ब्यूटेनॉल, डाइथाइल ईथर भैया ये है CH3 CH2O CH2 CH3 ये है, और इसके साथ में ब्यूटेनॉल है। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, पर फंक्शनल ग्रुप देखो, एक में आपका फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ये आपका ईथर हो गया, और ये आपका अल्कोहल हो गया। तो ये हो जाएंगे आपके फंक्शनल आइसोमर्स, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। तो भाई डाइथाइल ईथर एंड ब्यूटेनॉल आर फंक्शनल आइसोमर, तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट। 1 ब्यूटीन 2 ब्यूटीन, डबल बॉन्ड की पोजीशन बदल रही है तो पोजीशन आइसोमर हो जाएगा। N पेंटेन एंड आइसोपेंटेन, N पेंटेन यानी नॉर्मल पेंटेन, कार्बन 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 कार्बन। आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन में सेकंड कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप आ जाएगा, तो यहां मेन चेन 4 की हो जाएगी, यहां 5 की हो जाएगी, तो चेन आइसोमर। ये भी सही है ना। तो 2 1 3 4, 2 1 3 4 किस में आ रहे हैं भैया, सेकंड में आ रहे हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है ना, नॉर्मल से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बायोमोलिक्यूल टॉपिक से है। बायोमोलिक्यूल से जो क्वेश्चन पूछा गया है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको बताना है सही कौन सा है गलत कौन सा है। देख लेते हैं कौन कौन से स्टेटमेंट्स हैं। न्यूक्लियोटाइड कंटेनिंग 1,4 लिंकेजेस। अब न्यूक्लियोटाइड बेसिकली होता क्या है, जब भी किसी नाइट्रोजनस बेस को अगर हम जोड़ दें पेंटोज शुगर के साथ, पेंटोज शुगर डीएनए में होती है डीऑक्सीरिबोज और आरएनए में होती है रिबोज शुगर। तो पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फेट ग्रुप अगर वहां पर जोड़ दिया जाए, फॉस्फेट ग्रुप, तो इसे कहा जाता है न्यूक्लियोटाइड। यानी ये पूरी जो यूनिट है, ये पूरा जो ग्रुप है, इस ग्रुप को हम न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। तो ऐसे न्यूक्लियोटाइड जब आपस में जुड़ेंगे तो कैसे बॉन्ड बनेगा, अब उसके लिए तो आपको पूरा स्ट्रक्चर इसका बनाना पड़ेगा, पर मैं आपको अभी बता देता हूं कि जो ऊपर वाली पेंटोज शुगर है और जो नीचे वाली पेंटोज शुगर है
उसमें ऊपर वाली पेंटोज शुगर से 3' कार्बन और नीचे वाली पेंटोज शुगर से 5th कार्बन, 3rd और 5th कार्बन के बीच में बॉन्ड बनता है। अगर बायोलॉजी वाले विद्यार्थी हैं, आपके मित्र हैं, आपके दोस्त हैं, तो डेफिनेटली आप डीएनए का स्ट्रक्चर उनसे बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। यानी एक पेंटोज शुगर का 3rd कार्बन और दूसरी पेंटोज शुगर का 5th कार्बन आपस में बॉन्ड बनाते हैं, तो लिंकेज वहां पर होता है 3-5 लिंकेज, कार्बन के नंबर के बेसिस पर, जबकि यहां क्या बोल रखा है 1-4 लिंकेज। तो भैया आप हो गए गलत। अब बात आती है सेकंड स्टेटमेंट की कि भैया क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज कॉम्पैक्ट फोल्डेड स्ट्रक्चर। यस, बिल्कुल, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर यानी प्रोटीन का सबसे कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है, जो जिसमें पॉलीपेप्टाइड जो चेन्स हैं वो आपस में मिल जाती हैं और एक बड़ा ही कॉम्पैक्ट फोल्डिंग स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड भी होगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड भी होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड भी होगा, पेप्टाइड बॉन्ड तो खैर प्रोटीन में होता ही होता है। तो बहुत सारे उसके अंदर बॉन्ड जो हैं वो लग जाते हैं, तो एक बड़ा ही फोल्डेबल स्ट्रक्चर जो है वो प्रोटीन का बन जाता है। तो भैया सेकंड स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। अब बात आती है डीनेचुरेशन की। डीनेचुरेशन यानी प्रोटीन को जब गर्म किया जाए या उसके पीएच में चेंज किया जाए, यानी उसमें एसिड डाल दो या उसमें बेस डाल दो, तो प्रोटीन का जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी होता है वो खत्म हो जाता है। प्रोटीन के जो सारे मेन बॉन्ड हैं, जिसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड आ गया, हाइड्रोजन बॉन्ड आ गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड आ गया, ये सारे बॉन्ड टूट जाएंगे। तो प्रोटीन के कौन कौन से स्ट्रक्चर, 4 स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में दे रखे हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी। सेकेंडरी में 2 हैं, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड। इन 4 स्ट्रक्चर में से अगर उसको गर्म कर दूं, प्रोटीन की नेचुरल स्टेट में उसको अगर गर्म कर दूं, तो प्रोटीन आपकी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर उसकी लूज हो जाएगी, टर्शरी, सेकेंडरी ये सब लूज हो जाएगी। लेकिन प्राइमरी स्ट्रक्चर जिसमें अमीनो एसिड एक प्रॉपर सीक्वेंस में जमे हुए होते हैं, जिसमें सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड है, वो नहीं टूटेगा। यानी डीनेचुरेशन करने पर प्राइमरी स्ट्रक्चर वैसा का वैसा रहता है, बाकी सारे स्ट्रक्चर उसमें टूट जाते हैं। तो सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉयड एंड प्राइमरी स्ट्रक्चर रिटेन्ड। तो भैया बिल्कुल सही बोल रहा है। एंथैल्पी ऑफ एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इज ग्रेटर देन एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। भैया सुक्रोज को अगर तोड़ना है ना, सुक्रोज यानी क्या, C12H22O11, अगर इसको तोड़ना है तो ग्लूकोज बनेगा प्लस फ्रुक्टोज बनेगा। 2 तरीके से कर सकते, एक तो इसको एसिड कैटालाइज आप तोड़ सकते हैं, या फिर हमारी बॉडी में जो तोड़ा जाता है वो एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है इन्वर्टेज, वो तोड़ता है ना। तो बोल रहा है कि रिएक्शन की जो एंथैल्पी होगी वो एंथैल्पी ऑफ एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इज ग्रेटर देन एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। गलत है भैया। एंथैल्पी बोलते किसको है, देखो सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में तो तोड़ दिया, अब एंथैल्पी बोला किसको जाता है, तो एंथैल्पी बोला जाता है ये रिएक्टेंट की एनर्जी है, ये प्रोडक्ट की एनर्जी है, और यह आपका ग्राफ है। तो ये जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एनर्जी का गैप है, ये वाला गैप भैया, सुन रहे हो, देख रहे हो, ये वाला गैप क्या कहला जाता है, एंथैल्पी। इसको एंथैल्पी बोलते हैं भाई। अब ये एंथैल्पी चाहे ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो, चाहे इसको एंजाइम पूरा करवाए, रिएक्शन कौन सी, सुक्रोज को तोड़ना, किसमें, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। हालांकि एंजाइम जब होगा ना, एंजाइम जब होगा बेटा, तो रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी लो होगी, लेकिन प्रोडक्ट की एनर्जी वही रहेगी, रिएक्टेंट की एनर्जी वही रहेगी। ये रिएक्शन में अगर बोला जाता कि एंजाइम की प्रेजेंस में एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है, तो 100% वो सही स्टेटमेंट होता। लेकिन यहां क्या बोल रहा है, एंथैल्पी। एंथैल्पी यानी रिएक्शन जब पूरी होगी तो एनर्जी रिलीज करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा तो जो एनर्जी का वैल्यू होगा, अब मान लो कि ये वैल्यू आपका -10 किलो जूल है, यानी 10 किलो जूल एनर्जी रिलीज होती है। अब वो इन्वर्टेज एंजाइम ले लो तब भी उतनी एनर्जी रिलीज होगी, और एसिड कैटालाइज करवा लो तब भी एनर्जी सेम रहेगी।
यानी एंथैल्पी इन बोथ केसेस, एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस या एसिड कैटालाइट हाइड्रोलिसिस, दोनों में सेम होगा। तो भैया ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया है ना, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो जवाब आपका आ जाएगा बी एंड सी, बी एंड सी यानी सेकंड। ठीक है भैया, मिलते हैं।